नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ITI की सेकेंड ईयर के जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ITI सेकेंड ईयर के एक मॉडल पेपर को जो है मैं आप सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आंसर हम लेंगे वो है अल्टरनेटर से। तो अल्टरनेटर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके ITI सेकेंड ईयर के मेन एग्जाम्स में आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अल्टरनेटर के लिए बेसिकली जो EMF होता है उसके लिए दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं, और दोनों फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। E इज इक्वल टू होता है 2.225Fz वोल्ट। ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला लो, या फिर दोस्तों इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है 4.445Ft वोल्ट। तो जब यहाँ पे T आएगा तो यहाँ पे 4.44 आएगा, क्योंकि दोस्तों Z बराबर होता है 2T, Z बराबर होता है 2T। तो Z बराबर यदि 2T हम रखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 से ये सब गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4.445Ft। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही फॉर्मूले में जो है Kp और Kd भी आ सकता है, यानी कि फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है 2.22 Kp Kd, ये पिच फैक्टर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ठीक है, फाई Fz, फाई यहाँ पे फ्लक्स होता है, F फ्रिक्वेंसी है, Z चालकों की संख्या होती है। या फिर इस फॉर्मूले को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.44 Kp पिच फैक्टर, Kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फाई Ft वोल्ट, वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है EMF ज्ञात करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें जो है कौन सा फॉर्मूला राइट होगा। यहाँ पे देखो ये छोटा लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअल में 5 बड़ा ही है। ठीक है, कैपिटल में है, ये बड़ा है, मतलब थोड़ा इतना छोटा नहीं है। तो 5Ft है, तो यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्मूला राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, कहीं पे भी यदि हमें EMF की दिशा ज्ञात करनी हो, किसकी दिशा ज्ञात करनी हो, EMF की दिशा, तो हम केवल और केवल जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। कौन सा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके अलावा यदि हमें घूर्णन दिशा ज्ञात करनी हो तो फिर हम जो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अप्लाई करते हैं, बाएं हाथ का नियम, जो कि मोटर्स के लिए नॉर्मली लागू होता है। तो अभी अल्टरनेटर के लिए पूछा है EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अल्टरनेटर में दो भाग होते हैं, एक स्टेटर है और एक रोटर होता है। तो ये जो है दोस्तों, ये एक तरीके से रोटर है, घूमने वाला भाग है। अल्टरनेटर के लिए ये घूमने वाला भाग है, लेकिन घूमने वाले भाग भी जो है इसमें रोटर दो प्रकार के होते हैं। कोई भी जो अल्टरनेटर होता है उसमें दो प्रकार के रोटर होते हैं। एक होता है दोस्तों सैलिएंट पोल और एक होता है सिलेंड्रिकल। सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल में क्या होता है, मतलब ये इसकी व्यास जो है काफ़ी ज़्यादा होती है और अक्षीय लंबाई इसकी कम होती है। तो वास्तव में ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल ऐसा ही है सैलिएंट पोल के जैसा। और एक होता है सिलेंड्रिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल, जिसे हम बेलनाकार भी बोलते हैं। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे बेलन का जैसा होता है, थोड़ा लंबा होता है, अक्षीय लंबाई इसकी ज़्यादा, व्यास इसका कम होता है, अक्षीय लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। ये होता है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य ध्रुव रोटर, सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 256, अभी फिर से ये क्वेश्चन आया, अल्टरनेटर के EMF समीकरण की गणना का सूत्र।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे के डी और के सी यहाँ पिच फैक्टर को बोला गया है, के डी जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को, फाई है, टी है, लेकिन एफ नहीं है ना, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी देखो यहाँ टी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन और दे रखे हैं इसके, ऑप्शन सी में देखिए 4.44 के डी के सी 5FT, तीनों चीज दे रखी है, केपी और केडी भी दे रखा है। केपी जो पिच फैक्टर है उसको ये कॉइल फैक्टर बोल रहा है, कॉइल फैक्टर भी पिच फैक्टर को कॉइल स्पेन भी जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर को केवीए में रेटेड किया जाता है, केवीए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VNL माइनस VFL बटा VFL। नो लोड वोल्टेज, NL का मतलब है यहाँ पे नो लोड वोल्टेज, FL का मतलब है फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी। एन दे रखा है 1000 RPM, पोल्स की संख्या दे रखी है 6। एन जो होता है दोस्तों उसका सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, 120F/P, ठीक है। एफ फ्रिक्वेंसी जो है वो अब यहाँ से इसी से देखो n गुणा P बटा 120, तो PN बटा 120 ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। पोलो की संख्या 6 है, n है 1000 बटे 120, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करो। गति की गणना के लिए सूत्र लगाएंगे 120F बटा P। 120 F का मान 50 दे रखा है, पोलो की संख्या 2 दे रखा है, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 60 टाइम्स 60 को 50 से गुणा करेंगे तो 3000 RPM, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। दोस्तों विधि का नाम ही डार्क लैंप। तो डार्क लैंप विधि में किस स्थिति में लैंप बुझेंगे, किस स्थिति में बुझेंगे, जब टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, फेज क्रम भी समान होगा, तभी बुझेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसके बाद में ऑप्शन बी है वोल्टेज और आवर्ती बराबर। तो बिल्कुल वोल्टेज और आवर्ती जब बराबर होंगे तब जो है लैंप बुझ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करेंगे। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग मतलब विचुंबकन प्रभाव। तो विचुंबकन प्रभाव की भरपाई के लिए क्या करेंगे हम, जो एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग है उसके एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे। तो इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाएंगे, ठीक है, फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। सिंक्रोनोस्कोप क्या करता है दोस्तों कि जैसे 2 अल्टरनेटर है, ठीक है, उसको पैरेलल क्रम में हमें जोड़ना है। तो पैरेलल क्रम में 2 अल्टरनेटर को जोड़ने के लिए उनकी टर्मिनल वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, उनका फेज क्रम बराबर होना चाहिए, तभी जाके जो है 2 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में हम जोड़ सकते हैं। तो ये स्थिति चेक करने के लिए, यह अवस्था चेक करने के लिए, इस अवस्था की जांच करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। पैरेललिंग मतलब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सही अवस्था बताना, तो समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, इसके लिए जो है सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग हम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। डीसी जो प्रदान करेगा उसे हम एक्साइटर बोलते हैं, एक्साइटर उत्तेजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग दोस्तों हंटिंग प्रभाव के निवारण हेतु काम में ली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति का संतुष्ट किया जाना है। समांतर संचालन हेतु अभी मैंने बताया पैरेलल कनेक्शन के लिए दो अल्टरनेटर के पैरेलल कनेक्शन के लिए फेज क्रम समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए और आवृत्ति समान होनी चाहिए। यहाँ पे रेटिंग समान होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, ये सही है ऑप्शन। रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टेटर इंपीडेंस समान होना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल रेटेड वोल्टेज 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोग खुद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 4500 आरपीएम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को बताना है। वहीं अभी जो मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन बताए थे वहीं फॉर्मूला लगेगा, क्या आंसर आएगा, राइट आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो है आपके निम्मी वाले जो क्वेश्चंस है ITI सेकेंड ईयर के लिए उनको लेकर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।